नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश सरकार में सरकारी नौकरी का जगह ढूंढते हुए कई सारे युवाओं के लिए बड़ी प्यारी खबर है कि भाई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो वेबसाइट आप मेरे सामने देख रहे हो है ना, ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में जो है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, यहाँ पर दोस्तों 18 से 30 साल के जो उम्र में हैं बंदे, उन सब के लिए नौकरियों का खुला हुआ है ना। टेक्नीशियन के लिए पोस्ट खुली हुई है, कारपेंटर के लिए खुली हुई है, प्लम्बर के लिए खुली हुई है, इलेक्ट्रीशियन के लिए खुली है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एलडीसी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी खुली हुई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए खुली हुई है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए खुली हुई है। तो ये सारी पोस्ट इसमें खुली हुई है जिसको आप भर सकते हो, और उम्र आपकी 18 से 30 मैंने बताई दी आपको जैसे कि होनी चाहिए, ठीक है। और 7 फरवरी से लेकर के 9 मार्च दोस्तों, डेट याद रखिए, मैंने जो जो पोस्ट बताई वो तो आपको याद रखना ही है। 7 फरवरी से ये एप्लीकेशन शुरू है और 9 मार्च तक आप इसे भर सकते हो। सारी लिंक वगैरह सब बताऊंगा, सिलेबस तक समझाऊंगा, एक एक का सिलेबस, जैसे कि टेक्नीशियन का सिलेबस जो है, जैसे कारपेंटर का सिलेबस क्या है, प्लम्बर का सिलेबस क्या है, इलेक्ट्रीशियन का क्या है, कितने पेपर का आएगा, क्या कट ऑफ मार्क रहेगा, सारी बातें हम इसमें करेंगे। स्टेनो के लिए क्या होगा, एलडीसी के लिए क्या होगा, फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या है ना, इसमें क्या क्या एज क्राइटेरिया। जैसे कि मैं बता दूं आपको कि टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें मिनिमम उम्र 21 और 30 मैक्सिमम है। उसी तरह से आप अगर देखोगे कि फॉरेस्ट गार्ड, एमटीएस और स्टेनो या एलडीसी बनना हो तो 18 से 27 है। वहीं अगर आपको कारपेंटर, प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन के लिए फिल करना हो तो 18 से 30 है। तो सबकी बात करूंगा, आपको अपने पेन पेपर लेकर के बैठ जाना है, ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन इतने सारे हैं कि आप थक जाओगे। अभी जब मैं आपको बताऊंगा ना, इतने सारे नोटिस सब आपके लिए मैंने पढ़े हैं और अब आपको उनको समझाने जा रहा हूं ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। फीस की मैं बात करूं दोस्तों तो 1300 की फीस होगी करीब करीब, है ना, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1300 फीस रखी गई है, ठीक है। अब चलिए ये सारी बातें मैं वहां पे करूंगा, है ना। और इसमें एक बात और, अब बहुत सारी बातें, चलो यार नीचे देखो, तो ये साइट है, मैं आपको ये लिंक यहां से दिख रही है, ये लिंक, ये TFRI कहते हैं इसे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इसकी दे दूंगा। इसमें आप जैसे ही आओगे तो यहाँ नीचे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है, एक नया विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जरा आप, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये सारा कुछ मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको सिलेबस मिलेगा, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर का भी सिलेबस मिलेगा, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 बायोटेक्नोलॉजी वाले भी, फॉरेस्ट गार्ड का भी सिलेबस है यहाँ पे, एमटीएस है। तो ये अलग से करने की जरूरत नहीं, ये सब आपको मैं समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। इनका क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस टेक्निकल असिस्टेंट ग्रेड 2 और सिलेबस होगा एलडीसी और स्टेनोग्राफर का, ठीक है। और यहाँ पर आप जब जाएंगे तो सेवाएं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म किसी को भरना है तो ये यहाँ पर क्लिक करें, किसी का फीस अगर रह गया है तो वो यहाँ पर क्लिक करें, किसी का अगर, अब ये क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एप्लीकेंट। देखो दोस्तों, ये जो भर्ती थी ना, ये 2019 में खुली थी, लेकिन आपको पता है कोरोना के चलते ये पूरा भर नहीं पाया था। तो कुछ बच्चे जो स्क्रीन इन हुए थे 2019 में, जब उन्होंने पेपर भरा था, तो उनके लिए भी विंडो ओपन है। उनको सिर्फ 800 रुपए जमा करना है, जो कि प्रोसेसिंग फीस है। देखो 2 तरह की फीस है दोस्तों इसमें, है ना। ये जो एक फीस होगी 500 रुपए की, जो कि एग्जाम फीस है, जो कि जनरल के लड़कों को देना है, ओबीसी के लड़कों को देना है और ईडब्ल्यूएस के लड़कों को देना है। लड़के क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि महिलाओं के लिए इसमें एग्जामिनेशन फीस नहीं मांगी गई है ना। मतलब महिलाओं को, कोई भी महिलाएं हो, उनको 500 रुपए की आवेदन फीस नहीं देनी है, लेकिन उन्हें 800 रुपए देने पड़ेंगे, जो कि प्रोसेसिंग फीस है। ये उन्होंने सबसे मांगे हैं दोस्तों। तो जिन्होंने 2019 में भरा था इस फॉर्म को, एक्स एप्लीकेंट उन्हीं के लिए कहा गया है यहाँ पर। 2019 में जिन्होंने फॉर्म भरा था, स्क्रीन हुए थे, उनको आवेदन यानी कि 500 रुपए देने की जरूरत नहीं है। वो चाहे लड़के रहे हो, चाहे वो लड़कियां रहे हो, चाहे वो SC ST कोई भी रहे, उनको यहाँ पर 500 देने की जरूरत नहीं। जिन्होंने 2019 में किया था, बार बार बोल रहा हूं मैं, जिन्होंने 2019 में स्क्रीन इन हुए थे, उनके लिए 500 रुपए फीस नहीं है, लेकिन उनको 800 रुपए देना पड़ेगा और यहां पर क्लिक करके उनको वो आवेदन करना है। समझ गया ना। तो जैसे यहां पर आवेदन क्लिक करेंगे, जो एक्स एप्लीकेंट है, तो उनके लिए विंडो कुछ ऐसा खुलेगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर एप्लीकेंट नेम और ये सब बताना है आपको, और ना, और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ डाल करके एंटर हो जाना। ये 6+3 9 जो भी आपको मिलेगा वहां पे वो भर के अंदर हो जाना। तो ये किसके लिए, ये वाला विंडो किसके लिए ओपन होगा, ध्यान से देख लो, ये उनके लिए है जिन्होंने 2019 में स्क्रीन इन हुए थे। अब मैं उनके लिए बताता हूँ जो बिल्कुल नए होंगे, उनको किसमें क्लिक करना है, उनको क्लिक करना पड़ेगा, वापस से इसमें जाओ सेवाएं में, और एप्लीकेशन फॉर्म। अब इनका जब क्लिक करोगे देखो बिल्कुल अलग आएगा, बिल्कुल अलग आएगा। ये दिख रहा है आपको, ये रहा, है ना। अब आपको यहाँ पर अपना बताना है कि कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 लोअर डिविजनल, या टेक्नीशियन में सभी कुछ है दोस्तों, है ना। अब टेक्नीशियन जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, मल्टीटास्किंग, समझ गया ना। इतनी पोस्टों पर भर्ती खुली हुई है, ये सब आपको देखना है। तो ये नए वालों के लिए अपना सब कुछ भरना पड़ेगा, माता पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। ये बिल्कुल 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट लेकर के रखना। एक्स सर्विसमैन है और ये सारे सर्टिफिकेट दिखाने भी पड़ेंगे, सिंगल हो, मैरिड हो, सब भरते हुए आगे बढ़ जाना यहाँ से, ठीक है।
अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं तो आपको छूट भी मिलेंगी, अगर आप पहले से कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में तो आप एम्प्लॉय में आ ही जाएंगे वैसे भी। और एड्रेस भरना, परमानेंट एड्रेस भरना, सब कुछ भरना और यहाँ से आगे निकल जाना, ठीक है। सिटी वगैरह दे देना, कौन सी सिटी में आप जाना चाहते हो, है ना। और करीब करीब आपसे कितने 3 प्रेफरेंस मांगे गए हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझ गया ना। और बैंक डिटेल अगर आपने ऑफलाइन चालान वगैरह किया है तो बैंक डिटेल यहाँ पे आप भर सकते हो। तो ये होगी उनके लिए जिनके जो नए फ्रेश रहेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ बातें पहले क्लियर कर दूं, फिर इसके बाद अपन बात करेंगे नोटिफिकेशन क्या है ना, सारी बात बताऊंगा, ठीक है। तो सिलेबस भी बताने वाला हूँ, नोटिफिकेशन भी बताने वाला हूँ, कुछ जानकारी मैंने आपको आमतौर पर दे दी यहाँ पे। और तो ये 3 तरह की चीजें हैं दोस्तों, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, तो जनरल के लड़के, ईडब्ल्यूएस के लड़के, ओबीसी में भी कौन, जो आपके क्रीमी लेयर वाले हैं, याद रखना। नॉन क्रीमी लेयर तो आरक्षण में चला जाएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, समझ जाएंगे अब आप धीरे। और ये दोस्तों पीडीएफ है जो मैं अभी आपके लिए पढ़ूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझ गए ये चीज़ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं बिल्कुल विस्तार से, और इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा पीडीएफ में। और ये रहा दोस्तों पीडीएफ। देखो पहले मैं आपको समझा दूँ कि एग्जाम कैसे क्या होगा, ठीक है। और फिर इसके बाद मैं बताऊँगा हर डिपार्टमेंट, जैसे कि टेक्नीशियन मैंने बताया ना, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, इन सब के जो क्या कहना चाहिए, सिलेबस क्या क्या रहेंगे, कितने कितने नंबर का पेपर है, कैसा क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस नोटिफिकेशन की। तो चलिए सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझ लीजिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ठीक है। मैं पेन ले लूँ यहाँ पर, ये देखो, ये भैया उष्णकटिबंधीय है ना, ये अरे सेलेक्ट नहीं हुआ है ना, उष्णकटिबंधीय, क्या बात है, हाँ ठीक है, अब सिलेक्ट हो गया। तो ये उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों, ट्रॉपिकल, जो कि आपको मालूम है कि ये जो है जबलपुर में है, ठीक है। तो आपकी नौकरी बनी बात है जबलपुर में लग सकती है, और उससे जुड़े किसी और संस्थान में भी लग सकती है, ठीक है। तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें कितने कितने पद हैं, वो सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है। और ये वही बात है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, ठीक है। 2019 के रोजगार, ये देख रहे हो आप, कब के उसमें आया था, ये 2019, ये इतने तारीख को जो रोजगार समाचार रहे ना, अगर आप उठाओगे, अब खैर मिल तो जाएगा कि नहीं पता नहीं, तो उस बार की वैकेंसी है जो अब फिल करी जा रही है। तो उस समय जब ये फॉर्म खोला गया था तो कुछ बंदों ने किया था, तो मैंने अभी आपको बताया ना, उनके लिए अलग से चल रहा है मामला, ठीक है। अब इसमें क्या है ना दोस्तों, सबके बारे में अलग अलग से बताया गया है, ठीक है। आपको हिंदी में अगर क्लियर नहीं हो तो इसका क्या क्या इन्होंने ऊपर हिंदी लिखी है और नीचे इंग्लिश लिखी है, ठीक है। ये हिंदी वाला हो गया पूरा, अब आपको यहाँ पे इंग्लिश में पढ़ने को मिल जाएगा। देखो सेम चीज इंग्लिश में, तो यहाँ पर कुछ नहीं बताया मैं, देखो मैं बता दूं आपको, आपके लिए पढ़ भी देता हूँ। देखो ये रहा, कितनी कितनी पोस्ट है वो सुनना ध्यान से, ठीक है। जैसे कि टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो टोटल 9 पोस्ट रहेंगी, ठीक है। इस तरह से स्टेनोग्राफर की आप देखोगे 2 पोस्ट है, इस तरह से आप एलडीसी की देखोगे 9 पोस्ट है, ठीक है। टेक्नीशियन की आपको दिखेगी 3 पोस्ट है, ये सब लिख लीजिए। अब टेक्नीशियन की सिर्फ 3 ही पोस्ट है ना। और टेक्नीशियन कौन कौन है दोस्तों, याद रखो, उसमें से 1 मिलेगी इलेक्ट्रिकल की, 1 मिलेगी प्लम्बर की, 1 मिलेगी कारपेंटर की, समझ गए। तो 3 ही पोस्ट है, ठीक है। लोअर डिविजनल क्लर्क की 9 है, स्टेनोग्राफर की 2 है। फॉरेस्ट गार्ड में अगर जाना है तो 3 ही पोस्ट है, और मल्टीटास्किंग में जाना है तो टोटल 16 पोस्ट है दोस्तों। 10वीं बस चाहिए होती है और कुछ नहीं चाहिए होता, आराम से बच सकते हो, ठीक है। और ग्रेजुएशन वगैरह सब बताऊंगा अभी किसके लिए कितना चाहिए, तो परेशान मत होना कि सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी आपने बताया नहीं है। और दोस्तों आपको मालूम है कि SC ST OBC को और दिव्यांगजन को, इन सबको जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो भर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप SC हो, आप ST हो, चाहे आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हो या कोई भी हो, इनको ध्यान रखना, जिनको भी आरक्षण मिलता है ये लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक चीज मैं बताता हूं। मान लो आपको पोस्ट अगर कम लग रही है और आपको लगता है कि जनरल की पोस्ट ज्यादा है, तो आप जनरल के पोस्ट के थ्रू भर तो सकते हो, लेकिन तब आपको ना ही एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी उम्र में जो छूट मिलती है ना आपको कि 5 साल एक्स्ट्रा वगैरह हो गए, है ना। या OBC को जैसे कि 3 साल की मिलती है, SC ST को 5 साल की मिलती है ना। ऐसे ही, और ऐसे ही फिजिकली हैंडीकैप को भी 10-10, 15-15 साल, 13-13 साल, डिपेंड करता है कि फिजिकली हैंडीकैप जनरल का है तो 10 साल का, फिजिकली हैंडीकैप अगर OBC का है तो 13 साल का, और फिजिकली हैंडीकैप अगर SC ST का है तो 15 साल का, ठीक है। तो उनको भी छूट मिलती है। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं कि ये SC ST वाले जो छूट लेते हैं, है ना, इनको अगर ये सोचे कि मैं जनरल की तरफ से भरना चाहता हूं, तो आप याद रखेंगे ना ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और ना ही आपको जो मार्क्स में छूट मिलती है ना वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, आप भर लेंगे, सब कुछ होगा। हाँ, फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ये ध्यान रखिए। फीस आपसे तब भी नहीं ली जाएगी जब आप अपने आरक्षण के थ्रू भरेंगे, और जब आप बिना आरक्षण यानी जनरल कैटेगरी से भरना चाहेंगे तब भी नहीं ली जाएगी। आपको इसमें छूट मिलेगी, लेकिन बाकी जो सुविधाएं हैं वो आपको नहीं दी जाएंगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो भर तो सकते हैं, लेकिन दिक्कत बस वही है, ठीक है दोस्तों। चलिए, मैंने ये कुछ बातें मैंने ये क्यों बता दी, क्योंकि यहाँ नोटिफिकेशन में सब लिखा हुआ है ना, मैं आपको सब कुछ बता देता हूं, वो चलूंगा, आप चिंता नहीं करेंगे। तो चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने क्या कहा था आपसे, 500 रुपए की फीस ली जाएगी। आपकी ये आवेदन, ये एप्लीकेशन फीस है जो कि नॉन रिफंडेबल है, एक बार हो गई तो हो गई, और 800 रुपए जो है प्रोसेसिंग फीस है। तो मैंने क्या बताया आपको, जो सिर्फ जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी और आपके OBC कैटेगरी वाले जो सिर्फ मेल हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ लड़कों के लिए है जिनको 500
प्लस 800 यानी कि टोटल 1300 फीस उन्हें देनी होगी, ठीक है। और अगर आप महिलाएं हैं यानी कि फीमेल हैं और आप फिर ये अगर अब एससी में हो, एसटी में हो, फिजिकली हैंडीकैप हो, ठीक है, या ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, देखो दोस्तों नॉन, यहाँ पर भी ओबीसी लिखा मैंने, यहाँ पे भी ये क्रीमी लेयर वाले, ये क्रीमी लेयर वो होता है जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से ऊपर होती है, और नॉन क्रीमी लेयर वो होता है जिनकी सालाना आय 8 लाख रुपए से नीचे की होती है। तो इन सब के लिए सिर्फ 800 रुपए दे होगा, यानी कि जो कि प्रोसेसिंग फीस होती है, आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए भैया, तो दोस्तों ये इनकी साइट्स हैं, आप देख सकते हैं ये सब। ये तो खैर मैं आपको लिंक दे रहा हूं, तो आपको इस सब की जरूरत नहीं है परेशान होने की, है ना। लिंक मैंने अभी दिखाई ना, जो साइट मैंने आपको, वो साइट तो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। इतनी कुछ पोस्ट थी जो मैंने आपको बतानी थी, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ये देखिए, यहां पे लिखा है एक्स सर्विसमैन, ये देखो लिखा है ना, एससी एसटी दिव्यांगजन एक्स सर्विसमैन एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड, यानी छूट है उनको एप्लीकेशन फी से, लेकिन हाउएवर दे आर रिक्वायर्ड टू पे ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी, यानी कि 800 रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें एक्स एप्लीकेंट भी आते हैं, जिन्होंने 2019 से फॉर्म भरा था ना, उनको भी 800 रुपए ही देने, समझ गया ना, उनको सिर्फ 800 रुपए देने। तो यहाँ पे एससी एसटी में आप एक्स स्टूडेंट भी लिख लो, एक्स एप्लीकेंट लिख लो, जिन्होंने 2019 में अप्लाई किया था, स्क्रीन इन हुए थे, उनका बार बार यहाँ पे नाम दर्शाया गया है, और जितने भी स्क्रीन हुए थे वो भी अपनी लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये शुरू में बात बताई गई, ठीक। और ये फिर से वही सारी बातें, देखो ये स्क्रीन इन वाली बात आ गई ना, यहाँ पे लिखी हुई है स्क्रीन इन की, स्क्रीन इन जिनको हुआ था तो उनके लिए बोला गया है। 7th पे कमीशन के हिसाब से चलेगा सब कुछ। अब यहाँ पर आप देखो दोस्तों की शैक्षणिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक एक की पोस्ट की बात करूंगा। मान लो किसी ने अगर टेक्निकल असिस्टेंट भरना है, टेक्निकल असिस्टेंट है ना, टेक्निकल असिस्टेंट की जो उम्र मैंने कितनी बताई थी याद रखेंगे, टेक्निकल असिस्टेंट की मिनिमम उम्र 21 है, ठीक है, और मैक्सिमम जो है 30 साल तक आप हो सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं होने चाहिए और इससे कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी टेक्निकल असिस्टेंट भरना चाहता है तो वो पोस्ट देख लो पहले, तो 5 अनरिजर्व्ड में है ना। ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 2 है, और ये देखो दिख रहा है नॉन क्रीमी लेयर, समझ गए ना, मतलब जो 8 लाख रुपए जिनके आए नीचे, उनके लिए 1 पोस्ट है, समझ गए, ठीक है। अब मैं बता चुका ना, एससी एसटी ओबीसी किसके थ्रू भर सकते हैं, यूआर के थ्रू भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर आपको अपने आरक्षण नहीं मिलेंगे। चलिए, अब इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, देखो सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, लेकिन बॉटनी, जूलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फॉरेस्ट्री कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने बैचलर की डिग्री की हो, लेकिन आपने उस डिग्री में एक सब्जेक्ट किसी भी सेमेस्टर में कभी भी आपने पढ़ा, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लास्ट किसी में भी एक सब्जेक्ट या तो बॉटनी रहा हो, या तो जूलॉजी, या तो बायोटेक्नोलॉजी, या तो फॉरेस्ट्री, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मतलब इसमें समझ गया ना, बी एग्रीकल्चर वाले, फार्मेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, समझ गया। तो ये इसीलिए कहा गया बी फार्मा, डी फार्मा, लेकिन यहाँ पे बैचलर बोला तो डी फार्मा नहीं आ पाएगा, बी फार्मा ही रहेगा, है ना। और एग्रीकल्चर जो करते हैं बी टेक, उनके लिए तो है ही, समझ गया आप। तो आप सबके सब इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैं बताते भी चल रहा हूँ कौन कौन इसके अप्लाई कर सकता है। चलिए अब नीचे आते हैं दोस्तों, अशुल लिपिक जो होता है ये स्टेनोग्राफर होते हैं, पे लेवल 4 रहेगा इनका, 2 है अनरिजर्व्ड में, ठीक है, और 2 आपको दिख रहा होगा, ये 2 किसके लिए खाली है, यहाँ पर 2 पोस्ट है और 2 की 2 अनरिजर्व्ड की हैं, बाकी किसी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, खाली ही नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी, स्टेनोग्राफर की पोस्ट सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए है। और इसमें देखो दोस्तों क्या क्या मांगा गया, 12th पास होना चाहिए बंदा, ठीक है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जहां पे लिखा है कि 80 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए भैया, 80 वर्ड्स पर मिनट, है ना। इंग्लिश हिंदी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम टू बी कंडक्टेड, ये बताई गई है, ठीक है। और ये 5 की डिप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आ जाइए भैया कि तो समझ गया ना, स्टेनोग्राफर की पोस्ट सिर्फ जनरल के लिए खाली है, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि जनरल के लिए खाली, इसका मतलब ये तो नहीं ना एससी एसटी भर सकते हैं, भर सकते हैं, लेकिन कैसे है, आप जनरल के थ्रू भरोगे तब आपको एज रिलैक्सेशन, आय में छूट और जो नंबर में छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी, एग्जामिनेशन फी में आपको छूट मिल सकती है, तो आप जनरल के थ्रू भी भर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों लोअर डिविजनल कर, जैसे अवर श्रेणी लिपिक कहा जाता है, इसके लिए भैया देखो बहुत सिंपल है, इसके लिए बोला गया है उनने, या तो आपके पास इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट हो, या फिर हिंदी में 25 शब्द पर मिनट हो। समझ गए आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। देखो मैं इसको इंग्लिश में लिख के दिखा, देखो 12वीं तो पास होना चाहिए, जितने भी एलडीसी के लिए अप्लाई करें 12वीं पास होना चाहिए, पहले तो 12वीं की सर्टिफिकेट अपने अलग निकाल के रख लो। अब यहां पे सुनो, इंग्लिश में समझ में आएगा, आपके पास 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है, याद रखना। अगर और लिखा है मतलब कोई भी एक टाइप कर सकते हो आप चाहो तो आप इंग्लिश में टाइप करो, लेकिन फिर आपके जब टेस्ट हो तो आपको 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दिखानी पड़ेगी। और इनकेस अगर आप कहते हो कि मैं हिंदी में टाइप करूंगा, तो हिंदी के लिए आपको 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको टाइप करना पड़ेगा,
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सर यहां पर और लगा है, और फिर ये 35 और 30 क्या है? अब ये दोस्तों क्या है, ये है आपका ऊपर वाला जो था, सॉरी ये वाला जो था, ये टाइपराइटर में शो करना था। मतलब आप टाइपराइटर में भी दिखा सकते हो और कंप्यूटर में भी दिखा सकते हो, उसमें भी ऑप्शन है। टाइपराइटर में भी हिंदी इंग्लिश होती है, तो उसमें अगर इंग्लिश करोगे तो 30 दिखानी पड़ेगी, इसमें अगर हिंदी करोगे तो 25 दिखानी पड़ेगी। और वहीं अगर आप कंप्यूटर में बोलोगे कि मुझे इंग्लिश में टाइप करना है, तो इंग्लिश में वहां पर टाइप करने के लिए आपको 35 दिखानी पड़ेगी, और हिंदी में कंप्यूटर में टाइप करने के लिए 30 वर्ड्स की पर मिनट की स्पीड दिखानी पड़ेगी। आप समझ गए? चलिए भैया ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर टेक्नीशियंस की, है ना, लेवल 2 की पे लेवल। अब यहाँ पर अलग अलग 3 पोस्ट याद है ना, सबकी एक एक पोस्ट खुली है, और सारी की सारी जनरल में ही खुली हुई है। देखो सब के सब जनरल में। प्लम्बर भी जनरल कैटेगरी वाला भर सकता है, इलेक्ट्रिकल वाला भर सकता है, लेकिन सभी भर सकते हैं, लेकिन फिर छूट नहीं मिलेगी। क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ 10वीं मार्कशीट चाहिए, और मालूम है ना इलेक्ट्रिकल है तो आपके पास ITI तो होना चाहिए। ठीक है, ITI आपने किया हो भैया, किसी भी हालत में ITI तो चाहिए इसी में, है ना, या फिर आपने सर्टिफिकेट हासिल किया हो किसी भी गवर्नमेंट से इस फील्ड में, प्लम्बर में या कारपेंटर में या ITI में। जनरल से हैं, सभी भर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की दोस्तों। पे लेवल 2 का है, 12वीं की रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, और द अपॉइंटी विल बी रिक्वायर्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट फॉरेस्ट्री। मतलब 12वीं का सिर्फ मार्कशीट होना चाहिए। लो साहब, सब फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिर्फ 12वीं होना चाहिए, और 3 पोस्ट हैं, और तीनों की तीनों जनरल के लिए हैं, और SC ST सब भर सकते हैं, OBC सब भर सकते हैं। ये बात क्लियर होगी आपके लिए, है ना। और इसमें ये कहा गया है दोस्तों कि जैसे ही आप सिलेक्ट हो जाओगे तो आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग तो कोई भी करेगा ही, सीधी सी बात है। चलिए नीचे आ जाइए, मल्टीटास्किंग की बात करें। मल्टीटास्किंग में 16 पोस्ट थी, मैंने आपको बताया था, उसमें से 9 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी में है, और एक जो निकली है शायद EWS के लिए है, ये SC के लिए, ST के लिए है। ठीक है, और ये वाली किसके लिए है यार, ये कौन सा कॉलम था, एक सेकंड देख लूँ मैं भाई, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, ये OBC के लिए है। ठीक है, पहला हाँ EWS SC ST OBC। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ था मैं आपसे बात कर रहा था, देखो कितना पढ़ चुका मैं आपके लिए। ठीक है, हाँ ठीक है, ये OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए हो गई। ठीक है, ये हो गई ST के लिए, ये हो गई SC के लिए, ये EWS के लिए हो गई। ठीक है, और ये हो गई आपके जनरल के लिए। ठीक है, और आपको लग रहा है कि SC ST में कम है, तो आप मालूम है ना, आप सब इसके थ्रू, यानी कि जनरल के पोस्ट थ्रू भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, 10वीं की मार्कशीट चाहिए, दैट्स इट। MTS के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं की मार्कशीट चाहिए, पास होना चाहिए बंदा, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना सब कुछ था। ठीक है, और अब एक चीज मैं आपको यहां पर और समझा देता हूं, ध्यान से देखना। इनने क्या बोला कि 16 में से एक पोस्ट जो है वो किसके लिए है? विजुअली इंपेयर्ड के लिए भी है। ठीक है, चलो मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी आपको धीरे से। और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, अच्छा इसमें शारीरिक होना है, ध्यान से सुनना। देखो कैसे होगा, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, हालांकि इसमें भी बताया गया है, मैं उसको आपको समझाऊंगा, है ना। अच्छा ये बाकी यहाँ पर क्या लिखा पहले वो समझ लीजिए, ताकि नीचे जाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे कि जितने भी टेक्नीशियंस हैं, है ना, जब ये पास कर लेंगे रिटर्न एग्जाम, तो इनका ट्रेड का, इनके रिस्पेक्टिव ट्रेड का टेस्ट होगा। ठीक है, जो भी भरेगा किसके लिए? फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो उसका फिजिकल टेस्ट होगा। महिलाओं का और सब पुरुष का अलग अलग फिजिकल होगा कि 4 घंटे में किसको कितना चलना है, जैसे कि 35 किलोमीटर 25 किलोमीटर सब बताऊंगा मैं, कि महिलाओं को कितना, इनको कितना, सीना दोनों का कितना कितना होगा, सब यहाँ पर समझाऊंगा, पूरा फिजिकल की जानकारी यहाँ पे दूंगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके, है ना। और जो लोग भर रहे हैं LDC या स्टेनो, तो उनकी टाइपिंग का टेस्ट होगा, समझ गए। तो ये टेक्नीशियन का ट्रेड टेस्ट होगा रिटर्न के बाद, फॉरेस्ट गार्ड का होगा फिजिकल, और स्टेनो और LDC का कौन सा होगा दोस्तों? स्टेनो और LDC का होगा आपका टाइपिंग वाला टेस्ट। ये बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, लिखित परीक्षा मैंडेटरी है। मल्टीटास्किंग 1 पोस्ट इज, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार लगा के, 1 पोस्ट इज मल्टीटास्किंग स्टाफ इज रिजर्व्ड फॉर दिव्यांगजन, है ना, अंडर ऑर्थोपेडिकल इसके थ्रू। ठीक है, कैटेगरी आउट ऑफ 16 पोस्ट, 16 पोस्ट में से एक रखी गई है। लेकिन कौन सा हैंडीकैप इसको कर सकता है? जो ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड है। इनका मतलब समझते हो दोस्तों, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप मतलब जो हड्डी की बीमारी से, अपंगता से जूझ रहे हैं, उनके लिए है। ऑन मेरिट बेसिस फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी, है ना, और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एक चीज को रखी गई है। और भाई देखो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि EWS वालों आपको इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। देखो दोस्तों, जनरल कैटेगरी में ही आता है EWS, मतलब ये ऐसे जनरल परिवार हैं जिनकी सालाना आय परिवार की 8 लाख रुपए से कम होती है। ऐसे ही OBC को 2 हिस्सों में बांटा गया है, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर दोस्तों वो होता है जिनकी 8 लाख से ऊपर की आय है, और नॉन क्रीमी लेयर वो होता है जिनकी 8 लाख से नीचे की आय है। तो रिजर्वेशन जो मिलता है वो नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। कभी भी आप OBC में रिजर्वेशन देखोगे तो नॉन क्रीमी लेयर को ही मिलता है। ये जो क्रीमी लेयर होते हैं इनको जनरल की तरह ट्रीट किया जाता है।
समझ गए आप मेरी बात? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब क्या है, देखो दोस्तों, आप कोई भी रिजर्वेशन का फायदा उठाओगे, है ना, रिजर्वेशन का फायदा उठाओगे तो क्या सरकार ऐसी मान लेगी आपके बोलने से? नहीं ना, आपको तो पता है कि आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, है ना, सर्टिफिकेट तो शो करना पड़ेगा, तभी तो हम मानेंगे। तो अगर एससी वाले हो आप तो आपको एससी सर्टिफिकेट चाहिए, अगर एसटी वाले हो तो आपको भारत सरकार द्वारा एसटी का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो उसका सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हो तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, इनकम और एसेट वाला, समझ गए ना, आय और संपत्ति वाला एक आता है सरकार के द्वारा जिसमें हस्ताक्षर होता है, जिसमें वो ये साइन करते हैं कि हाँ ये परिवार जो है ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो वो प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। समझ गए? सारे प्रमाण पत्रों की बात कही गई दोस्तों, और कुछ नहीं है, तो ज़्यादा पढ़ने में अपना समय मत गवाना इसमें, ठीक है। 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से अपनी सारे डेट भरना। और दूसरी बात यहाँ पे ये कही गई दोस्तों, देखो इनने बोला है कि आजकल क्या है, ग्रेड पॉइंट एवरेज चलता है ना। पहले क्या चलता था, सर्टिफिकेट में हम परसेंटेज लिखते थे, लेकिन अब आजकल ग्रेड पॉइंट चलता है। तो इनका ये कहना है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी CGPA दे रही है, ग्रेड पे कह रहा हूँ, GPA चल रहा है, यानी ग्रेड पॉइंट एवरेज चलता है, तो CGPA चलता है, SGPA चलता है, तो आपको याद रखना है कि ये जो है ना SGPA CGPA ये नहीं चलेगा। आपको अपने SGPA CGPA को परसेंट में कन्वर्ट कराना है, और जिस फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्ट कराया है उस फॉर्मूले का प्रमाण पत्र लगता है, और ये प्रमाण पत्र आपको आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी देता है जो आपके CGPA को परसेंट में कन्वर्ट कर रहा है, और ये तब देना होता है जब आपसे मांग आ जाए, तो आपको तैयार रखना है। समझ गए? यानी परसेंट में ही लिखना है किसी भी हालत में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने से पहले ये मैंने आपको बता दिया, और ये आवेदन के बारे में दिया है, प्रोसीजर का ये देखो, ये इससे इतने दिन से शुरू हुआ और 9 मार्च लास्ट डेट है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और एज लिमिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए याद है ना, मिनिमम 21 है और ये 30 हो गई यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर साफ साफ एक चीज़ कही गई है कि देयर विल बी नो एज लिमिट। मान लो कोई बंदा ICFRI में काम कर रहा है ना, यानी कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद में काम कर रहा है, तो उसके लिए एज लिमिट है ही नहीं। अब वो 60 हो, 50 साल का हो, कितना भी हो, वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखो सबके लिए अब 5 साल की एज रिलैक्सेशन छूट किसको मिली है? फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। मान लो ऑलरेडी ही कोई उष्णकटिबंधीय जबलपुर संस्थान में है और वो इस पोस्ट को भर रहा है, तो उसको 5 साल की छूट ऐसी मिल गई। स्टेनोग्राफर की मिनिमम उम्र 18 है और 27 साल मैक्सिमम है। लोअर डिविजनल के लिए भी वही 18-27 है। टेक्नीशियन के लिए 18 से 30 रखी गई है, ठीक है। SC ST OBC के लिए दोस्तों जो 5 साल की छूट मिलती है वो उनको मिली हुई है, ठीक है, ये मैंने बता दिया। SC ST को 5 साल की, 3 साल नॉन क्रीमी लेयर को याद रखेंगे, उनके लिए 3 साल, और PWD दिव्यांगजन को 10 साल की मिली हुई है ना। लेकिन कब है ये 10 साल की? अगर वो जो दिव्यांगजन है वो सामान्य से है तो 10 साल की, अगर वो दिव्यांगजन OBC से है तो 13 साल की, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद करो शुरू में ही। और अगर वो SC ST से है तो 15 साल की, ठीक है। द अपर एज और SC ST के लिए जो अपर एज लिमिट छूट है वो 5, वो तो मैं बार बार बता रहा हूँ, क्यों बार बार बता रहा हूँ। फॉरेस्ट गार्ड के लिए दोस्तों 18 से 27 साल की उम्र है। मल्टीटास्किंग के लिए 18-27, इसके लिए 10वीं मार्कशीट चाहिए, इसके लिए 12वीं चाहिए, कितना चाहिए अब आपको समझ गए। टेक्नीशियन अगर आपको बनना है तो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। ये क्या चाहिए होगा आपको टेक्नीशियन बनने के लिए, है ना, आपके इलेक्ट्रिशियन, और इसमें ITI की जरूरत होती है। तो देख लो कहाँ पर क्या क्या जरूरत है और आप किससे, तो आप आराम से इसको भर सकते हो, ठीक है। पोस्ट आपको पता ही है कितनी कितनी क्या रखी गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी बताया हुआ है कि भाई 3 वर्ष की छूट मिल जाएगी के लिए 3 वर्ष। भूतपूर्व सैनिक अगर OBC का है तो 6 वर्ष की मिल जाएगी। भूतपूर्व सैनिक अगर SC ST, अगर जनरल का है तो 3 साल की मिलेगी, मतलब कोई भी एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक अगर जनरल का है तो 3 साल की, भूतपूर्व सैनिक OBC का है तो 6 साल की, भूतपूर्व सैनिक अगर SC ST का है तो 8 साल की, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, अगर ये वीडियो आपको लगे कि बहुत लेंदी हो रहा है तो आप इसको डबल की स्पीड में सुनो, ठीक है, आपको उतना ही क्लियर समझ में आएगा। इंटू 2 कर लेना अपने सेटिंग में जा करके, तो इससे कि जल्दी खत्म हो जाएगा और आप पूरा पूरा सुन भी लोगे, और पूरा सुनना ही चाहिए मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन अप्लाई करने से पहले, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी बातें इनमें कही गई है। वैसे मैं इसमें ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, अभी इन्हें सब बता दिया। एप्लीकेशन फीस मैं आपको समझा चुका हूँ, है ना, कि 500-800 लगनी है। इसके लिए सीधे एक डब्बा है, वो डब्बा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो सीधे ये डब्बा देखो जो ऊपर लिखा है ना बकवास, अनरिजर्व्ड EWS OBC नॉन क्रीमी लेयर, कितनी है? 500 देनी है, 800 देनी है, टोटल 1300 देनी है। वहीं पर आप SC ST के लिए देखोगे, दिव्यांगजन, वुमेन, एक्स सर्विसमैन, सबके लिए सिर्फ 800 रुपये फीस रखी गई है ना। और जो पुराने अभ्यर्थी हैं, ये देखो जो जिन्होंने 2019 में किया था, है ना, स्क्रीन इन कैंडिडेट, उनके लिए भी सिर्फ 800 रुपये, यानी सिर्फ जनरल के लड़के, OBC के लड़के, नॉन क्रीमी लेयर वाले, है ना, नॉन क्रीमी लेयर वाले से भी लिया जा रहा है, EWS से भी लिया जा रहा है और अनरिजर्व से तो लिया जा रहा है। इनसे 1300 रुपये लिया जा रहा है। इनको अमीर समझते हैं ये लोग। चलिए ठीक है दोस्तों। और सेंटर फॉर रिटर्न एग्जामिनेशन जो है दिए हुए हैं, वो मैंने आपको बता दी ना, वहाँ पे आप चुन सकते हो। अभी मैंने फॉर्म दिखाया था आपको शुरू में ही, ठीक है, तो वहाँ से 3 सेंटर आप चुन सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन जो है इस तरह से है, देखो दोस्तों, अब पेपर कैसा होगा वो बहुत ध्यान सुनना आपके सबके सब, ठीक है। और याद रखिए, एक प्रश्न का 1 मार्क मिलेगा और 1/3 नंबर कट भी जाएगा, 1/3 मार्क्स कट जाएगा गलत उत्तर देने पर, मतलब निगेटिव मार्किंग है दोस्तों।
दोस्तों, याद रखेंगे। अब देखिए टेक्निकल असिस्टेंट सारे पेपर एमसीक्यू होंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के होंगे। तो जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 3 घंटे पेपर देना है। जो स्टेनोग्राफर, अच्छा 3 घंटे सिर्फ किस किस को देना है वो ध्यान सुन लो। एक तो टेक्निकल असिस्टेंट और दूसरा टेक्नीशियन, यानी कि जो प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है ना, और कारपेंटर है, इनके भी 3-3 घंटे के पेपर है। बाकी सबके 2-2 घंटे, यानी फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनोग्राफर, एलडीसी है ना, और एमटीएस, इन सबके 2-2 घंटे के पेपर है। क्वेश्चन वही है, नंबर वही है, ठीक है, बस घंटे बढ़ गए यहाँ पर। चलिए भैया, अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं भैया। किस कैटेगरी को कितने नंबर लाने पड़ेंगे इसमें क्वालिफाई करने के लिए? तो अगर आप जनरल से हो और ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 50% मार्क्स लाने हैं, यानी समझ गए ना, 50 नंबर तो लेके आने पड़ेंगे 100 में से, ठीक है, तभी आप पास हो पाएंगे रिटर्न एग्जाम में। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 45% लेकर के आने हैं, एससी एसटी दिव्यांगजन को 40% लेकर के आने हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये सब अभी क्या है, डेट और टाइम नहीं बताया गया रिटर्न एग्जामिनेशन का, ये सब कुछ आएगा साइट पर। और आप चिंता नहीं करो कब आ जाएगी इसके डेट की एग्जामिनेशन, वो आप मेरे पे छोड़ो, मैं साइट पर हमेशा नजर रखता हूँ। आपको ये सारी जानकारी बिल्कुल मैं दूंगा दोस्तों, और सबसे पहले दूंगा, आप इससे भी निश्चिंत रहें। मैं दिन भर साइट्स पे सर्च करता रहता हूँ, तो आपका काम मैं कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपको सिर्फ क्या करना है, मुझसे जुड़े रहिए, है ना। देखिए ये वीडियो या डेट एग्जामिनेशन आ गया है, कब आया, इसकी जानकारी अगर मैं दूं आपको, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करके रखना पड़ेगा। मुझसे कमेंट में करते रहिए। जब आप मेरे चैनल पे जाएंगे ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा अपने चैनल को, है ना, तो वहां पर जाके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां से जाकर के आप जो है मुझसे जुड़ सकते हो, मैसेज में बात कर सकते हो, ठीक है। ऐसी फेसबुक का भी आईडी दे दूंगा, वहां पे ही मैसेज कर सकते हो। अगर आप यहां पर नहीं पूछ पा रहे हो तो वैसे कोई नॉर्मल कमेंट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुरंत जवाब देता हूं, आप देख सकते हो। मैंने सबके जितने भी लोगों ने कमेंट किया है, मैं आधे घंटे या 15 मिनट जैसे ही उसे देखता हूं, मैं तुरंत उसे जवाब देता हूं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं उसमें काम नहीं कर रहा हूं तो जवाब तो दूंगा ही, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। कोई भी डाउट होने पर आपको आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होंगे। और एक यहाँ पर यही बताया गया कि एक पोस्ट के लिए 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के पे मालूम है ना आपको, मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसके हिसाब से। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है, स्किल और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मैंने बताया था आपको, स्टेनोग्राफर और एलडीसी के लिए टेस्ट होंगे। जो स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब वो रिटन एग्जाम निकाल लेंगे तो उनके लिए 80 वर्ड्स पर मिनट स्टेनोग्राफी इंग्लिश में होगी, है ना, ये ध्यान रखना है उनको। और जो लोअर डिविजनल के लिए कर रहे हैं उनके लिए है ये नियम, है ना, 30 वाला, ये 25 वाला कि 30, अगर क्या कहते हैं किसमें, टाइप राइटर में अगर कर रहा है तो हिंदी में, इंग्लिश में 30 दिखानी पड़ेगी और 25 दिखानी पड़ेगी हिंदी में। और अगर वही कंप्यूटर में कर रहा है तो इंग्लिश में 35 दिखानी पड़ेगी, हिंदी में 30 दिखानी पड़ेगी। किसको है ये? स्टेनोग्राफर को नहीं, एलडीसी के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए तो 80 वर्ड्स पर मिनट है भैया, उसके लिए तो बात ही अलग है। अब आता है दोस्तों जो फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका फिजिकल। तो मेल को क्या करना है, 4 घंटे में 25 किलोमीटर भाई चलना है, पैदल चलना है, दौड़ना नहीं है। और फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर, ठीक है। अब वहीं हाइट की बात करूं तो मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। नाप करके अपने फॉर्म भरेंगे, नहीं हो तो मत भरिएगा। सीना जो है लड़कों के लिए जब वो नहीं फुलाते हैं तो इतना हो 79 सेंटीमीटर, और जब फुलाएं, हवा भरें, सांस भरें छाती में, तो 84 हो। उस तरह से लड़कियों के लिए जब वो सीना नहीं फुला रही हैं तो 74 सेंटीमीटर, और जब वो फुलाएंगी तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, फुलाने के बाद इतना होना चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर का मांगा ही जाता है गैप, समझ गए आप सभी के सभी। तो अपने हिसाब से अपनी हाइट, और ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए सिर्फ है ना, सबके लिए नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, हर पोस्ट के लिए उनका टेस्ट अलग है। जो एलडीसी के लिए अप्लाई करेगा उसको ये हाइट वाइट नहीं देखनी है, जो स्टेनोग्राफर के लिए कर रहा है उसके लिए हाइट नहीं है। ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो अप्लाई कर रहा है सिर्फ उन्हीं के लिए। और ये भी बता दूं मैं आपको कि आप अलग, ये दोनों, मान लो कोई चाहता है कि मैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए भर लूं और मैं जो है और भी किसी के लिए भर लूं, जैसे कि मुझे लगता है कि मैं एलडीसी के लिए भी भर लूं, तो इन दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। एलडीसी के लिए पहले अप्लाई करिए, ये अलग हो गया, फिर आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए अप्लाई करिए, अलग हो गया। दोनों के पेपर अलग अलग होंगे आपके, समझ गए। आप अप्लाई कर सकते हो, कोई मना नहीं है, ये भी बता देता हूं मैं, एक से ज्यादा फॉर्म भरे जा सकते हैं। चलिए भैया, अब यहाँ पर आते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर की। मैंने आपसे बात कही कि टेक्नीशियन का जो टेस्ट होगा, और टेक्नीशियन के लिए क्या होगा दोस्तों, उनके रिलेवेंट इलेक्ट्रिकल, कारपेंटर और प्लम्बर, उनके ट्रेड टेस्ट होंगे, उनके अलग होंगे, ठीक है। इनको ना फिजिकल देना है, ना इनको टाइप टेस्ट देना है, इनको सिर्फ आईटीआई के हिसाब से अपने इन फील्ड में टेस्ट देना है, ना इनको हाइट से मतलब है, ना कुछ मतलब है, समझ गए आप सभी के सभी। बहुत बढ़िया दोस्तों, ठीक है। और ट्रेड टेस्ट में मैं बता दूं आपको कि जो 50% मिनिमम अंक लेकर के आने ही पड़ेंगे। अगर आप इतने नहीं लेके आए तो आपको वहां से निकाल दिया जाएगा। आपका लिस्ट में नाम रहेगा रिटर्न के हिसाब से, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं होंगे। सिलेक्ट होने के लिए आपको 50% न्यूनतम अंक लेकर के आने ही पड़ेंगे। देखो ट्रेड टेस्ट अर्हक होगा और न्यूनतम 50% अंक चाहिए, समझ गए। तो ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर आके, ठीक है। रूल्स फॉर ट्राई ब्रेकर और ये सब तो कुछ मतलब का नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सब बकवास बातें हैं, यहाँ पर कुछ खास बात नहीं लिखी है।
और क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा ये पेपर, तो परेशान नहीं होंगे। अब मैं सिलेबस में आऊँगा धीरे से, ठीक है। और मोबाइल वगैरह लाइसेंस वगैरह सब बैन रहता है, तो आपको पता ही है, लाइसेंस तो लेके जाना पड़ेगा, है ना। और सर्टिफिकेट लगेगा, वही वाली बात लिखी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है अभी आमतौर पर तो वहीं पर दी जाएगी जबलपुर में, और फिर अगर उनके और भी कहीं होंगे तो उसमें भी दिखेंगे, ठीक है। और कोई भी हार्ड कॉपी मत भेजिएगा, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, यही बोला गया है इसमें, ठीक है। और देख रहा हूँ मैं, कुछ हो तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो मैंने आपको सब जानकारी दे दी, आप चिंता मत करो, आपसे कुछ छूटेगा नहीं, है ना। चलिए ठीक है। और यहाँ पर भी लीगल डिस्प्यूट्स वगैरह ठीक है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। और लास्ट डेट का लिए बताया गया है, SC/ST की योग्यता, और कहीं पर भी देखिए गलत जानकारी मत दीजिएगा, है ना, क्योंकि कोई भी चेंज नहीं होगा। और एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर कोई शादीशुदा है तो वो अपने दस्तावेज उस तरह से तैयार रखेंगे, उस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। और कुछ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये थी PDF जो हमने पढ़ी अब तक के लिए, है ना। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले ये है, यहां पर आ गए हम दोस्तों, यहां पर आप देख सकते होगे, है ना, ये किसके लिए है, ये है, एक सेकंड, है ना, ये ले लूं मैं, ये सिलेबस है किसके लिए, टेक्नीशियंस के लिए, दिख रहा है आपको, मेंटेनेंस वर्कशॉप जनरल सर्विसेज, ठीक है, ये टेक्नीशियंस के लिए है। तो कैसा पेपर आएगा वो ध्यान सुन ले। द क्वेश्चंस इन पार्ट्स A B C D E, देखो 100 क्वेश्चन आने, आपको तो पता ही है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आने हैं, तो कितने पार्ट्स बन सकते हैं, A B C D E, ठीक है। सब में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, सब में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, सब में 20-20, तो इस तरह से टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए, 100 नंबर के हो गए, ठीक है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन रहेगा, पहला सेक्शन A सेक्शन जो रहेगा वो 20 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस के, ठीक है। मतलब इसमें आप समझ गए ना, करंट अफेयर, बुक्स वगैरह, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ये देखो सब लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। ये अभी हम टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, तो टेक्नीशियन बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। ये टेक्नीशियन की बात चल रही है अभी। और फिर आएगा क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन आएंगे आपके रीजनिंग के। रीजनिंग में आपको मालूम है क्या क्या आता है, रिलेशनशिप हो गया, अरिथमेटिक कंप्यूटेशंस हो गए, है ना, सिंबल वाले हो गए, है ना, ये मालूम होगा, विजुअल मेमोरी हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, स्पेस विजुअलाइजेशन, डिफरेंसेस, जजमेंट, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। और फिर आएगा जनरल इंग्लिश, इंग्लिश भी आएगी। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप चले जाना गायत्री एजुकेशन क्लासेस, ठीक है, सर्च मारना यूट्यूब पे गायत्री एजुकेशन क्लासेस, और मेरा नाम सर्च मार देना मनोज शुक्ला, ठीक है, मनोज शुक्ला, ठीक है दोस्तों। आपको इतनी इंग्लिश वहां पर मेरी मिल जाएगी जितने से आप ये निकाल लोगे, समझ गए, आराम से निकाल लोगे। मेरे फ्रेजल वर्ब के कुछ वीडियो पड़े होंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मनोज शुक्ला सर्च मारना, गायत्री एजुकेशन क्लासेस, GEC गायत्री एजुकेशन क्लासेस, मेरा ही चैनल है, परेशान मत हो। डिस्कशन विद मनोज मेरा वो चैनल है जहां पे मैं नोटिफिकेशन की जानकारी देता हूँ, और गायत्री एजुकेशन क्लासेस मेरा वो चैनल है जहां पे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मेरा ऐप भी है जहाँ पे इंग्लिश का पूरा कोर्स तैयार भी है, आप चाहे तो उसको परचेज भी कर सकते हो, लेकिन ठीक है, मैं परचेज के हिसाब से नहीं बोलूँगा कि आपको लगे कि मैं अपना बेच रहा हूँ कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आपकी सफलता चाहता हूँ, तो आप बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हो। इतनी इंग्लिश मैंने पढ़ाई कि आप ये 20 नंबर की इंग्लिश तो कर लोगे, ठीक है। तो आप आराम से सर्च करना, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मैं इंग्लिश के अपडेट्स देता ही रहता हूँ, बहुत कुछ है उसमें दोस्तों, ठीक है। सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब पढ़ सकते हो आप वहाँ जाकर के, मेरा सर्च मारना, आपको सब मिल जाएगा। ग्रामर तो शानदार तरीके से समझाई है, आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी, इस एग्जाम के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए, ठीक है। मैथ्स 20 क्वेश्चन है दोस्तों इसके, है ना, ये आप नॉर्मल अब जानते हैं करना, ठीक है। मैथ्स की मैंने कुछ लेक्चर्स डाले हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हो वहाँ पे जाकर के, गायत्री में ही डला हुआ है सब कुछ, ठीक है। डेसिमल्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, ये देखो दोस्तों 10वीं लेवल की मैथ्स है, ठीक है। अगर कुछ नहीं लग रहा ना तो 10वीं की मैथ्स लगा लो। आप सच बता रहा हूँ, आपको कोई बड़ी किताब लगाने या बड़े राइटर या बड़े टीचर की लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम नॉर्मल सवाल आता है फ्रैक्शंस के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, 10वीं की सच में बोल रहा हूँ मैं, उठा लो और लगा लेना, ठीक है। बेसिक साइंस आपको वही 10वीं का ही है, देखो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल, बेसिक यूनिट सब पढ़ के जाना है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेल कहाँ मरते हैं, कहाँ पर जीवित होते हैं, कहाँ जाते हैं, ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, पूछ लेगा इनमें से कौन सा टिश्यूज नहीं है तो बता सको आप, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, ये देखो ऑर्गन्स पूरा पढ़ के जाओ, ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी पढ़ के जाना, पर्टिकुलर बेसिक यूनिट सब पढ़ के जाना, 20 क्वेश्चन इसके आएंगे, ठीक है। आपको दिख रहा है ना, ये फिजिक्स से आ जाएगा, मोशन, फोर्स, वर्क, है ना, बहुत नॉर्मल पढ़ के जाना भैया, बहुत नॉर्मल एकदम, फूड प्रोडक्शन सब कुछ, ठीक है। फिर इस तरह से केमिकल सब्सटेंस में से पूछे, अब आपको दिख रहा है इतना बड़ा सिलेबस, समझ जाओगे कुछ कुछ आएगा, रिप्रोडक्शन, इनमें से कुछ कुछ, बिल्कुल मतलब ऊपर से पढ़ के जाना और आप आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और इसके बाद टेक्नीशियन का होगा भैया ट्रेड टेस्ट, ये दिख रहा है यहाँ पे, ओवर एंड अबव रिटन टेस्ट, भैया यहाँ पर ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रेड टेस्ट होगा, ये तो रिटन होने के बाद होगा, ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ये था टेक्नीशियन के लिए। अब आते हैं यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट में यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे पेन ले लूँ जरा, बायोटेक्नोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है, हमें दिख रहा है। अब इसमें क्या पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी वालों को इनको पता होगा, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, टेक्सोनॉमी पढ़नी है, उसमें ये सब है कि प्रिंसिपल पढ़ लो इन सब के, ठीक है, सिस्टमेटिक और तरीके से, है ना, असेस और मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी,
जर्म प्लाज्म एक्सचेंज एंड प्लांट क्वारंटाइन एक्सप्लोरेशन, ये सब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है इस चैप्टर से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनमें से क्या क्या पढ़ना वो ये PDF सारी उपलब्ध करा दूंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सारी लिंक मैं खुद दे दूंगा, नहीं तो साइट दे दूंगा, साइट से तो आप खुद ही डाउनलोड कर लोगे, पर चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं हर एक चीज प्रोवाइड सब कराऊंगा। फिर आपकी मर्जी कि आपको साइट पे जाना तो साइट की लिंक दी हुई है, नहीं तो यहाँ डिस्क्रिप्शन से ही उठा के डाउनलोड करना और पढ़ लेना, कहीं पर भी मत जाओ, क्यों जाओगे आप कहीं पे भी। बायोमोलिक्यूल्स और मेटाबॉलिज्म पढ़ लेना यहाँ से थोड़ा सा, ठीक है। जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ लेना, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ लेना, ठीक है। और ये देखो इसमें ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अंदर की बात नहीं करूंगा, टिश्यू कल्चर पढ़ना है आपको, उसमें से क्या क्या आता है, ठीक है। इस तरह से आपको ये रिकॉम्बिनेशन मॉलिक्यूलर टूल्स हो गए, समझ गए, ये हो गया भाई, जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन हो गए, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपके रिस्पेक्टिव ट्रेड से होंगे, समझ गए आप मेरी बात। तो उनके लिए सिलेबस ये है, ठीक है। तो वो सिलेबस इस तरह से पढ़ लेंगे दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब ये फॉरेस्ट गार्ड के लिए तो आपको दिख गया होगा कि जो 30 क्वेश्चन हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे जनरल अवेयरनेस से। अब आपको पता है 30 क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, 30 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, जनरल इकोनॉमिक्स, अगर आपने 6 महीने में पूरा सब कुछ तैयार करके रखा है तो आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए इसी तरह से अब आपके लिए रीजनिंग वगैरह भी 30 क्वेश्चन इससे आएंगे, मतलब यहाँ पे 20-20 नहीं, 30-30 हो गए, 60 तो यूं ही हो गए, 60 क्वेश्चन तो यूं ही खत्म हो गए साहब रीजनिंग में। और अब यहाँ पर 30 क्वेश्चन में आप देख रहे हो मैथ्स भी, अरिथमेटिक, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग तीनों है, ठीक है। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में सब था, करंट अफेयर सब कुछ, ठीक है। अब आता है जनरल इंग्लिश, और इंग्लिश आपकी सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर की आ रही है दोस्तों। तो आपसे भी मैं वही कहूँगा, गायत्री एजुकेशन क्लासेस में जाओ और बिल्कुल उतना पढ़ लो, उससे एक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जितना मैंने पढ़ा। ईडीएम फ्रेज तो मैंने जितने कराए सब वही कर लेना, ठीक है। और नहीं तो चले आना, देखो गायत्री एजुकेशन क्लासेस का ऐप भी है दोस्तों, है ना। कोई ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, मैंने सिर्फ इंग्लिश का कोर्स बनाया हुआ है, क्योंकि मैं इंग्लिश में ही एक्सपर्ट हूँ, तो मैंने इंग्लिश का कोर्स जो बनाया हुआ है तो आप उसको परचेज कर सकते हो, एकदम सस्ता है। वहाँ जाना, गायत्री एजुकेशन क्लासेस का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड करना है, आपको मिल जाएगा। मैं ही दिखूंगा मनोज शुक्ला के नाम से, एक कोई भी कोर्स परचेज करना वो आप ही के लिए है, आप आराम से, और एक ही इंग्लिश के लिए नहीं है दोस्तों, चिंता मत करो, वो सब तरह की चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो उसको, ठीक है। चलिए साइंस और इंटरमीडिएट लेवल की बात करें, 30 है भाई। अब ये देखो यहाँ पर केमिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आएंगे, है ना। और ये रहे वो ये पढ़ सकते हो, थर्मोडायनेमिक, और बहुत कुछ है यार। फिजिक्स से ये सब आ जाएगा, है ना। ये आता ही है भैया, फॉरेस्ट गार्ड में ये सब आता है, आपको पता ही है, ठीक है। 12th मांगा गया ना, 12th लेवल पे आपको क्लियर होना चाहिए। और बायोलॉजी भी हल्की हल्की, देखो जितना दिख रहा है ना सिर्फ उतना उतना पढ़ के जाना भैया, बिल्कुल मरने मत लग जाना। तो ये था दोस्तों हमारे फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। और अब हम बात करेंगे हमारे MTS के लिए। भाई जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके लिए क्या क्या है, जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, जो आप पढ़ते हो ना आमतौर पे वही सब कुछ है, कुछ नया नहीं है। जनरल अवेयरनेस पढ़ देना, ठीक है, उसमें सब कुछ आता है, अब आपको पता ही सब कुछ आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे इसमें से। इस तरह से जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपके लिए 20 क्वेश्चन आ जाएंगे दोस्तों, जो HCM, और देखो कितना ईजी है, LCM HCF, ये सब कुछ, टाइम एंड वर्क। और आप चिंता नहीं करो, अगर आपको चाहिए हो कि मैं सर ओल्ड पेपर सॉल्व करा दूं तो मैं आपके लिए वो भी करा दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ऐसा चाहिए, ठीक है। तो मैं हर ट्रेड का करवाऊंगा, मैं ये भी बोल रहा हूं आपसे, सारे ओल्ड पेपर जो है मैं सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा अपने इसी चैनल पे, अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे और मुझे अच्छे कमेंट्स आए अगर, तो मैं पक्का सॉल्व करके दिखाऊंगा सारे। तो इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा, ठीक है। 9 मार्च है, बहुत टाइम है मेरे पास, मैं कर सकता हूं इसको, ठीक है। और अभी तो डेट आई नहीं है, और डेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, ये अपने लिए करो आप, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे दिन भर पढ़ रहा हूँ 5-5 PDF, तो वो अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आप ही के लिए है, आप अप्लाई करोगे, ठीक है। और ये सॉल्व पेपर वगैरह मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम चलेगा तब तो मैं करूँगा। देखिए क्या है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है वो पता होना चाहिए मुझे, तो ऑडियंस जब मुझे बोलेगी कि ऐसा कुछ है तो मैं आपके लिए पक्का बनाऊंगा दोस्तों, फिर मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ठीक है। चलिए मुझे बताइएगा जरूर। तो ये सब कुछ है, चलिए यहाँ पर ये खत्म होता है मल्टीटास्किंग का। अब बात कर लेते हैं भैया टेक्निकल असिस्टेंट का। यहाँ पर अब ये इनके लिए भी है, अब टेक्निकल असिस्टेंट का है, ठीक है, जो आपको पता ही है, मैंने आपको बता के रखा ही है, ठीक है। तो उनके लिए भी 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस जब भी बोलूँ तो आप समझ जाया करें कि उसमें सब कुछ है, करंट अफेयर से लेकर हर एक चीज़ यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। रीजनिंग से जुड़ी हुई बातें हैं, सब कुछ होगा उसमें भी, जजमेंट, सॉल्विंग प्रॉब्लम, रीजनिंग जो होता है नॉर्मल वो है, स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, सिलोजिज्म आपने देखा ही होगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और इंग्लिश में यहाँ पे 20 क्वेश्चन है, जनरल इंग्लिश में ये रहा और जनरल साइंस ये रही, ठीक है। जनरल साइंस इन्होंने साफ साफ बोल दिया 10वीं लेवल का पढ़ना और कुछ नहीं, तो भाई अब और क्या पढ़ोगे इससे ज़्यादा। जनरल इंग्लिश में भी मैंने आपको कह दिया, जो इंग्लिश मैंने पढ़ाई है उसको पढ़ लो, उससे ऊपर कुछ नहीं। एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है मेरी GEC में, आपको अगर वो पढ़ लिया ना SSC CGL लेवल निकाल लोगे आप। 1 वर्ड भी मैंने पढ़ाया हुआ। अरिथमेटिक जो है 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ से आपके, तो ये है कुछ फ्रैक्शन, डेसिमल, देखो बहुत नॉर्मल दिख रहा है मुझे, है ना, आप वो पढ़ सकते हो,
ठीक है। तो ये हो गए उनके नॉर्मल। अब उनके क्या रहेंगे दोस्तों, उनके ट्रेड के भी आएंगे, ठीक है, ये टेक्निकल असिस्टेंट में। तो ये उनके लिए है जिनका फील्ड और लेबोरेटरी वाला, टेक्निकल असिस्टेंट में यही होता है। तो लाइफ साइंस और फिजिकल साइंस, तो उनके में क्या जूलॉजी और ये सब पढ़ना पड़ता है ना, तो जूलॉजी में यहाँ पे उन्होंने पूरा कंटेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो जूलॉजी में ये पूरा चैप्टर आता है, एनिमल डाइवर्सिटी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, साइकोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स इवोल्यूशन, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, फिर अप्लाई, ये क्या लिख दिया भाई, अप्लाइड जूलॉजी, ठीक है। ऐसी तरह से आप जब नीचे जाओगे तो नया सब्जेक्ट मिल जाएगा आपको, बॉटनी के लिए है, ठीक है, बॉटनी के लिए बायोडाइवर्सिटी, प्लांट इकोनॉमी, प्लांट एनाटॉमी, साइकोलॉजी, सेल एंड मॉलिकुलर इकोनॉमी, बॉटनी और जेनेटिक्स एंड प्लांट एनालिटिकल, फिर बायो पता नहीं क्या लिख दिया, इन्फॉर्मेटिक्स है, रिसर्च है, ठीक है। तो आप समझ गए ना मेरी बात। सिलेबस ऑफ फॉरेस्ट्री, सिल्वी कल्चर पढ़ा हुआ होना चाहिए, सिल्वी कल्चर में ये सारा कुछ पढ़ा होना चाहिए। एगो फॉरेस्ट्री हो गई, फॉरेस्ट ऑयल्स एंड वाटर शेड्स हो गए, मैनेजमेंट एनवायरनमेंट, कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सब कुछ पढ़ के जाना है। ट्री इम्प्रूवमेंट है, फॉरेस्ट इकोलॉजी है, फॉरेस्ट रिसोर्स यूटिलाइजेशन है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर भी हम खत्म करते हैं इसको। और अब हमारी बच्ची एलडीसी के लिए क्या पढ़ना है दोस्तों, एलडीसी वाले सुन ले ध्यान से। इनका एलडीसी स्टेनोग्राफर दोनों के लिए है इसमें, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, और अब मैं यहाँ पर पेन ले लेता हूँ और आपको समझाना शुरू करता हूँ, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए है, वही ज्योग्राफी, साइंस, सब कुछ नॉर्मल पढ़ना, बिल्कुल न्यू इन्वेंशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन्वायरमेंट, इंजीनियरिंग, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ तो पॉलिटी के मेरे 29 लेक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। टोटल इसी डिस्कशन विद मनोज में मैं आपको पॉलिटी के लेक्चर के जो लिंक है ना, ये डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। 20 क्वेश्चन आएंगे इसके, इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, एलसीएम एचसीएफ, वही जो आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एज, एवरेज, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इसके 20 क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड, अब देखो इसके आ जाएंगे, ठीक है। इससे आएंगे क्या क्या रहेंगे भैया, 12th स्टैंडर्ड से ये लॉ ऑफ मोशन फिजिक्स पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना, ग्रेविटेशन थ्योरी वगैरह जो भी है ना। और फिर प्लांट से लिए तो ये बायोलॉजी आ जाएगी फिर धीरे से, है ना। और एल्जेब्रा है ये, और मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ये 12th लेवल पे पढ़ के रखना है। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, ये सब कुछ दे दिया उन्होंने, समझ गए, है ना। और ट्रिब्यूनल, क्लाइमेट, वेजिटेशन, पूरा मतलब 12वीं अगर अच्छे से पढ़िए किताबें उसकी तो आप कर लोगे, ठीक है। चलिए भैया, तो दोस्तों ये था एलडीसी स्टेनो के लिए, बहुत नॉर्मल पेपर आता है, इतना हैवी मत लेना, जो पढ़ना होता है वही पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था दोस्तों आपको कि इतनी सारी जानकारी थी जो मैंने आपको दी, ठीक है। और ये है होम पेज, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि होम पेज में क्या है इनके, है ना, अपलोड हो रहा है ये रहा, ठीक है। तो ये हम सारी बातें कर चुके हैं, है ना। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप समझ चुके हैं तो आपको जल्दी से आकर इसे अप्लाई करना है। लिंक मैं आपको दे दूंगा, इसकी भी, सबकी भी, ठीक है। तो दोस्तों आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि जैसी डेट आएगी मैं इसी वेबसाइट से आपको तुरंत बता दूंगा, ठीक है। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ रहे, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो प्लीज कमेंट करिएगा, आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछिए, है ना। और अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, अपने साइट पे ले चलता हूँ ना, थोड़ा सा यूट्यूब दिखा दूँ मैं आपको कि कहाँ पर जाकर के आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट मेरी पूरी की पूरी, है ना। 1 सेकंड रुकिएगा, ये डाउनलोड हो जाए जरा, यहाँ पे अपलोड हो जाए, मतलब अरे मतलब खुल जाए, ठीक है। ये देखिए यूट्यूब में अपना खोल रहा हूँ, थोड़ा सा नेट स्लो है दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, ये थोड़ा सा जल्दी से हो, और ये मेरा चैनल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है डिस्कशन विद मनोज दोस्तों, ठीक है। ये देखो यहाँ पर देखना आप, है ना, ये दिख रहा है आपको इंस्टाग्राम का आईडी, ये देखो ये इधर आओ कोने में इंस्टाग्राम की, इस पर क्लिक करोगे इंस्टाग्राम आईडी पहुंच जाओगे, फेसबुक पहुंच जाओगे, और यूट्यूब तो मेरा है ही है, ठीक है, ट्विटर भी है, सब कुछ है, ठीक है। और ये रहा गायत्री एजुकेशन क्लासेस, इसमें आप जाओगे जहाँ पर 30,600 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं लगभग, ठीक है। तो इसमें जाकर के आप मेरी इंग्लिश देख सकते हो, ये दोनों ही मेरे चैनल है, डिस्कशन विद मनोज और ये, ठीक है। इसमें मैं पढ़ाता हूँ और इसमें मैं नोटिफिकेशन देता हूँ। और आप जब इसमें जाओगे तो आपको दिख रहा है ये सारे के सारे जो दिख रहे हैं, ये सब मैंने लेटेस्ट अभी हैं, है ना। और अगर आपको लगे कि मैं कोई न्यूज़ तो नहीं छूट गई मेरी, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, ये दिख रही है, ये वाली, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है दोस्तों। पूरे इसमें सारे अपडेटेड वीडियोस में डालता हूँ जो भी मैंने बनाए होते हैं, ठीक है। और सारे कमेंट्स के जवाब में देता ही देता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने सुना और समझा होगा। कैसा भी लगा हो, कोई भी डाउट हो पूछिए मुझसे, मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। और शेयर करिएगा दोस्तों अपने फेसबुक में, व्हाट्सअप के स्टेटस में, इंस्टाग्राम में भेजिएगा, दोस्तों को बताइएगा, ताकि वो भी बेचारे जान सके, अप्लाई कर सके, ठीक है। एग्जाम के लिए जैसे आएगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, टाटा बाय बाय।